जय हिंद आप सभी को। आज एडिटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो आप नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है निम्न में से कौन सदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाल प्रवणता सदिश राशि है, लेकिन चाल, तापमान, विद्युत धारा ये सभी अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी का कौन स्थिरीकृत करता है, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है, तो शैवाल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरासिल नहीं पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है डीएनए में, थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है, यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। इनमें से किसकी उपस्थिति कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन कारण जो है मानव का रक्त क्या होता है, तो लाल होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्राप्त लिपि जो है किस ओर लिखी जाती थी, तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यप थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, कोचिन प्राकृतिक बंदरगाह है और विशाखापट्टनम भी प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। घेरे का नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति का जनक माना जाता है किसको, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। विश्व में मछली की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, इसमें देश दिया हुआ है, तो कौन सा घास कौन सा देश का है बताना है। तो 12 का राइट आंसर होगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो केटमरी किस देश का है, तो केटमरी है न्यूजीलैंड का। केटमरी किस देश का घास का मैदान है, तो न्यूजीलैंड का है। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। और पुछताछ कहाँ का है, पुछताछ जो है हंगरी का है। पुछताछ बोले तो हंगरी का है। बेल्ट बोले तो कहाँ का है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। पंपास कहाँ, अर्जेंटीना। तो केटमरी न्यूजीलैंड, पुछताछ हंगरी और बेल्ट तो दक्षिण अफ्रीका और पंपास कहाँ का, अर्जेंटीना का है। क्वेश्चन नंबर है 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, तो 13 का राइट आंसर होगा। तो वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन का था। नेक्स्ट है, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को अस्वीकार किया गया था। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। बोल रहा है वह कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पे हुआ है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पे हुआ है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्य मताधिकार के आधार पे हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग
और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 11 अध्याय 1 से संबंधित है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट संपादक थे? 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, श्रम श्रम गहन उद्योग है, उद्योग वह है क्या है? श्रम गहन उद्योग वह है क्या है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम गहन उद्योग वह है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगनर नक्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वेदत्रयी कहा जाता है किसको? वेदत्रयी किसको बोलते हैं? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को वेदत्रयी बोलते हैं। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को वेदत्रयी बोलते हैं। नेक्स्ट है, डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट है, बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बोल रहा है जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। तो व्यक्तिगत कर ए प्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर है, और इस सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर। इसका एक ट्रिक होता है, तब सीमा जी प्रोडक्ट बिकी, इसमें जो भी आप बैठाइएगा तब त से तटकर, तब ब से बिक्री कर, सीमा जी सीमा से सीमा कर, ये सारे इस पे बैठेगा, सारा जो है ना अप्रत्यक्ष कर है, और बाकी जितने भी इसके छोड़ करके है सारा प्रत्यक्ष कर है। तो व्यक्ति कर और निगम कर, व्यक्ति कर और निगम कर क्या है? तो ये प्रत्यक्ष कर है, और सीमा शुल्क और सेवा कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेकल ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो हेकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल है राहुल स्टडी ग्रुप, आप उसमें टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप, उस पर हम ये PDF डाल देंगे। आप वीडियो देख करके आप इसको PDF से भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा, बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ, इसलिए ये सारा सेट को 1 से लेकर 100 तक जितना भी सेट है सारा हम कंप्लीट करेंगे। अभी सेट नंबर 13 हो रहा है, इसमें कुछ सेट जो है बीच में भी अपलोड हो चुका है, तो आप 3-4 सेट उधर 30 से 35 तक के बीच अपलोड हो चुका है। तो आप उसको अगर नहीं देखें तो आप जाके चैनल को जाइएगा, उसमें वीडियो में देखिएगा, चेक कीजिएगा, उसमें सारा आपको सेट मिल जाएगा। तो जो भी सेट इसके पहले अपलोड हो चुका है सारा अपलोड आप सेट को आप देख लीजिए, और जो भी बचा है धीरे धीरे नेक्स्ट एक सेट जो है बारी बारी से सारा सेट कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट बोल रहा है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है?
तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या है, तो अब 33 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कुक्कुट पालन जो है ये भूरी क्रांति, ये गलत। कुक्कुट पालन जो होगा ये रजत क्रांति होगा। कुक्कुट पालन क्या है? तो इसमें रजत क्रांति होगा। अब भूरी क्रांति से संबंध किसका है? उर्वरक से है। उर्वरक का संबंध भूरी क्रांति से, उर्वरक का संबंध भूरी क्रांति से है और कुक्कुट पालन का संबंध रजत क्रांति से है। खाद का बोलेगा हरित क्रांति सही है, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति सही है, उद्यान का सुनहरी क्रांति सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगर इसका आप टेस्ट भी देना चाहते हैं, इसका टेस्ट शाम में 7 बजे होता है। एक टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा नंबर वन टेस्ट सीरीज ग्रुप है, उसमें आप सर्च कीजिएगा, उसको ज्वाइन हो जाइएगा। और या तो राहुल स्टडी ग्रुप में हम लिंक डाल देंगे टेस्ट का। शाम में डेली टेस्ट होता है, एक सेट का डेली शाम में टेस्ट होता है। अभी आप पढ़िए, PDF से रिवीजन कीजिए, वीडियो से रिवीजन कीजिए और शाम में 7 बजे टेस्ट दीजिए। डेली एक सेट डेली होता है। इसका PDF नोट वगैरह सारा हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो आप नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो से रिवीजन कीजिए। और PDF अगर आप जब भी टाइम मिले PDF से एक बार और भी रिवीजन कर लीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा याद होगा। अगर टेस्ट दीजिएगा तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो टेस्ट जरूर दीजिए। शाम में 7 बजे टेस्ट होता है। टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा नंबर वन GS टेस्ट सीरीज सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या तो हम राहुल स्टडी ग्रुप पे हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है। बोल रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित करें, सुमेलित करने बोल रहा है। तो तिलैया बांध किस नदी पे है? तिलैया बांध बराकर नदी पे। इसका राइट आंसर होगा 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो तिलैया बांध क्या है ना, तो बराकर नदी पे है। अब पंचेत बांध किस नदी पे? दामोदर नदी पे पंचेत बांध है। अब बाण सागर परियोजना कहाँ पे, किस नदी पे है? बाण सागर परियोजना रावी नदी पे है। और रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? सोन नदी पे है। सॉरी फिर से मिला रहे हैं, गलत मिला दिए, सॉरी। बोल रहा है ना कि तिलैया बांध किस नदी पे? तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे। एक का हो जाएगा 2, सही है। पंचेत बांध किस नदी पे? पंचेत बांध दामोदर नदी पे है, सही है। अब बांध सागर परियोजना किस नदी पे? तो ये सोन नदी पे है। आज रंजीत सागर बांध किस नदी पे? रावी नदी पे है। तो तिलैया बांध बराकर नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी, बांध सागर सोन नदी, रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्न में से कौन सा देश स्थल रूप देश है? कौन सा देश स्थल रूप देश है? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, पराग्वे है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोरेडो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पंचायती से नहीं है, लेकिन एलएम सिडवी समिति का संबंध पंचायती राज से है। थुंगन समिति का संबंध पंचायती से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती से है। अगर हम पंचायत समिति की जो है ना स्थापना की बात करें, पंचायती राज की स्थापना की बात करें समिति की, तो कुछ स्थापना के देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना हुआ था 1957 में। अशोक मेहता समिति का स्थापना हुआ था 1977 में। जीव के राव समिति का स्थापना हुआ था 1985 में। एलएम सिडवी समिति का स्थापना हुआ था 1986 में। संथानम समिति का स्थापना हुआ था 1962 में। सादिक अली समिति का स्थापना हुआ था 1964 में। तो बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीव के राव समिति का स्थापना हुआ था 1985, एलएम सिडवी समिति का स्थापना हुआ था 1986, संथानम समिति का स्थापना 1962 और सादिक अली समिति का स्थापना कब हुआ था? 1964 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पंचायती से नहीं था, लेकिन एलएम सिडवी समिति का था, तुंगन समिति का था और बलवंत राय मेहता समिति का पंचायती राज से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा की निम्नलिखित समितियां किसकी अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने की थी? संविधान सभा की निम्नलिखित समितियां में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किए थे। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय संविधान समिति।
तो ये बोल रहा है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियां में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। तो प्रांतीय संविधान समिति का नहीं किए थे, लेकिन संघ समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, और संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, और प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति का अध्यक्षता किए जवाहरलाल नेहरू किए थे। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता का बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसका प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार 1980, पंजाब राज्य 1980। नेक्स्ट है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण में दिया जाता है टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार का संबंध किससे? तो पर्यावरण से है। नेक्स्ट है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट है, सारनाथ के धामेक स्तूप, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में जो है धामेक स्तूप का निर्माण हुआ था सारनाथ के। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महास्थान से है। नेक्स्ट है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ था। नेक्स्ट पे बोल रहा है, एलोरा की गुफाएं का संबंध किस धर्म से रहा है? एलोरा की गुफाएं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एलोरा की गुफाएं का संबंध किस धर्म से रहा? बौद्ध से भी था, जैन से भी था, हिंदू से भी था। एलोरा की गुफाएं का संबंध जो है बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों से था। नेक्स्ट है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने किया था। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन थे। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वशासक था। क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद कौन सा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? तो महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। तो अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी, उतबी किसके दरबार में रहते थे? तो और महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। गजनी जो है भारत में 17 बार आक्रमण किया था। गजनी भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था इसने। मतलब महमूद गजनी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। तो पहला महमूद गजनी जो था पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण कब किया? 1027 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। और मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण कब किया था? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। इस समय यहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में। और दूसरा आक्रमण इन्होंने कब किया था? 1178 में किया था, पाटन गुजरात पे किया था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। अब है, युद्ध दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, पंच दिया हुआ, परिणाम दिया हुआ है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें चौहान का विजय हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें चौहान विजय रहा था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। उसमें गौरी, एक में चौहान जीतता है, एक में गौरी जीतता है। तो पहला में चौहान की विजय रहता है, पृथ्वीराज चौहान का, दूसरा में गौरी का विजय होता है। तो पहला का तराइन युद्ध 1191, दूसरा का तराइन युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध, ये हुआ था 1194 में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी विजय रहा था। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी विजय रहा था। अब है कुछ अभिलेख दिया हुआ और कुछ शासक दिया हुआ। कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है
उसको देखते हैं। तो हाथी गुफा विलेय का संबंध किससे है? तो कलिंग नरेश खारवल से है। हाथी गुफा विलेय का संबंध कलिंग नरेश खारवल से है। जूनागढ़ विलेय का संबंध रुद्रदामन से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? नरेश यशो बर्मन से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो नरेश यशो बर्मन से है। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो गौतमी पुत्र बल्लभ श्री से है। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो गौतमी बल्लभ श्री से है। और भित्री अभिलेख का संबंध किससे? स्कंदगुप्त से है। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख नरेश यशो बर्मन, नासिक अभिलेख बोलेगा तो गौतम बल्लभ श्री से संबंधित था। और भित्री अभिलेख का बात करें तो स्कंदगुप्त से संबंधित था। ये सेट नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। तो इस जितना भी सेट अपलोड हुआ है 1 से लेकर 13 तक, अगर आप नहीं देखें तो उसको आप जाकर देखिए। और कैसा वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ जो है जितना 1 से लेकर 13 तक पीडीएफ सारा, हम 1 से लेकर 10 तक तो 11 तक पीडीएफ डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। और 12-13 का पीडीएफ अभी नहीं डाले हैं, तो 12-13 का पीडीएफ आज हम डाल देते हैं कुछ देर में। तो आप वहाँ से पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। और इसका अगर आप टेलीग्राम चैनल आपको नहीं पता है तो आप उस पर सर्च कीजिएगा, आप राहुल स्टडी ग्रुप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा आपको बोर्ड पीडीएफ सारा हम वहाँ पे डालते हैं। और बीएसएससी का भी कल से स्टार्ट किए थे कुछ, जो बीएसएससी प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया था बुक, उसका एक चैप्टर डेली हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप उसका भी पीडीएफ वहाँ पे डाल दे रहे हैं। और इसका तो एटोरिया पाजर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसका डेली अपलोड वीडियो भी होता है, इसका डेली सेट भी होता है। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा नंबर 1 टेस्ट सीरीज ग्रुप, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। वहाँ पे टेस्ट होता है, शाम 7 बजे डेली टेस्ट होता है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप राहुल स्टडी ग्रुप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।